नमस्कार दोस्तों, स्टेनो मास्टर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप अधिक से अधिक ऑडियो डिक्टेशन चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। 5 सेकंड बाद शुरू करेंगे। उपसभाध्यक्ष महोदय, सरकार और बाकी के लोग चाहे तो मैं पूरी सूचना दे सकता हूं कि हमारे देश के अंदर कितने जातीय दंगे किन किन प्रांतों के अंदर हुए हैं और किन किन राज्यों में हुए हैं तथा किन किन मुख्यमंत्रियों के काल में हुए हैं। लेकिन ये सारी सूचना अभी आपके सामने रखकर समय नष्ट नहीं करना चाहता हूँ। मैं एक तत्व की बात यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि हम अपने समाज के एकतापूर्ण ढांचे को सुरक्षित रखना चाहते हैं, यदि हम अपने देश के अंदर हमारे ढांचे को सुरक्षित रखकर प्रजातंत्री व्यवस्था का और राष्ट्र की एकता को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो इस संसद में बैठने वाले माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि हम इस सारी समस्या पर एक गंभीर ढंग से विचार करें, तनाव मुक्त होकर विचार करें, दोषारोपण के पूर्वाग्रह भाव से मुक्त होकर विचार करें। तब जाकर शायद हम इस समस्या की तह में जा पाएंगे। मैं सिर्फ 1 मिनट लूंगा। मैं कोई आलोचनात्मक बात नहीं कर रहा हूं। मैं केवल अपने देश के बारे में यह बात निवेदित करना चाहता हूं कि आज देश के अंदर ऐसा कटुतापूर्ण वातावरण पैदा हो गया है कि जिसके कारण हमारा आना जाना छिन्न भिन्न हो रहा है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम सांसदों का यह दायित्व है। हम केवल दोषारोपण करके दायित्व से मुक्त नहीं हो सकते। हम केवल सरकारों को भंग करने की मांग को लेकर अपने दायित्वों से मुक्त नहीं हो सकते। हमारा दायित्व है कि हम समाज में एकता बनाए रखें। हमारा दायित्व है कि उन कारणों की तह में जाएं कि क्यों दलितों पर अत्याचार होता है, क्यों दलितों का खून बहाया जाता है, क्यों आपस में जातीय दंगे होते हैं। इन सारी बातों को एक गंभीर समस्या समझकर उस पर विचार किया जाना चाहिए। इसमें एक ऐसा मत तैयार किया जाना चाहिए कि जो सबको मान्य हो। फिर हम देश में एक ऐसा संदेश दें कि हमारी संसद और हमारा देश अपनी प्रजातंत्रीय व्यवस्था के लिए, अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हम एक होकर ऐसा करेंगे कि हमारे देश में जो कलंक का टीका बार बार लगता है, हर एक प्रदेश में लगता है, उस टीकों को किस प्रकार से धोया जा सकता है, तभी हमारा देश एक रहेगा। स्पीकर महोदय, यह बात हम सभी अच्छी तरह जानते हैं कि मनुष्य की तरक्की का सीधा संबंध उसके ज्ञान विज्ञान के स्तर से होता है। जब जब मनुष्य को अपने हित की कोई बात मिलती रही है, वह उसके सहारे आगे बढ़ता रहा है। आज जब देश के विकास की चर्चा होती है तो अन्य बातों के अलावा गरीबी की रेखा से नीचे पिस रहे लोगों का जीवन उठाने की बात भी विशेष रूप से सामने आती रहती है। ऐसा क्यों है, अथवा यूं कहें कि लोग गरीबी रेखा से नीचे क्यों हैं। इस बात की समीक्षा करें तो प्राय देखने में आता है जो लोग ज्ञान के क्षेत्र में पिछड़ गए हैं अथवा जिस ज्ञान के आधार पर वे जीवन बिता रहे हैं, वे रूढ़ियों, मिथ्या धारणों और अंधविश्वासों से भरे हुए हैं। अतः समाज का उत्थान करना है तो समाज में व्याप्त रूढ़ियों तथा अंधविश्वासों को समाप्त करने के लिए ज्ञान विज्ञान का ऐसा प्रसार करना होगा जिसे लोग आसानी से समझ ही न सकें बल्कि अपने जीवन में अपनाकर आगे बढ़ सकें। इसके लिए यह आवश्यक है कि जनमानस को जो जानकारी उपलब्ध कराई जाए वह सटीक और ऐसी प्रामाणिक हो कि उससे अपनाने से उन्हें कोई भी ऐसा कारण नजर न आए जो ज्ञान की प्रामाणिकता को ठेस पहुंचाने वाला लगे। इसके लिए प्रामाणिक जानकारी का लोगों की अपनी भाषा में उपलब्ध कराना नितांत आवश्यक है। यहीं से प्रामाणिक ग्रंथों की श्रेणी में विश्वकोशों का महत्व प्रारंभ होता है। निश्चय ही विश्वकोशों में वैज्ञानिक विश्वकोशों का स्थान विशिष्ट होना स्वाभाविक है, क्योंकि वे जन उपयोगी वैज्ञानिक ज्ञान के प्रामाणिक भंडार होते हैं। भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है। हमारे देश में जनसंख्या के बाहुल्य के साथ भाषाओं की भी संख्या पर्याप्त है। वैसे तो लगभग हर 10-15 किलोमीटर पर बोली बदली सी लगती है, परंतु इन विभिन्न बोलियों से बनी भाषाओं से 18 भाषाएं हमारे देश की राष्ट्रीय भाषाएं हैं। ये सभी भाषाएं अपने अपने क्षेत्र में मधुर, सरस और सरल हैं। इस और ऐसी ही अनेक भाषाओं में से एक को एक सूत्र में पिरोने के लिए संपर्क भाषा की आवश्यकता सभी महसूस करते रहे हैं। देश की सबसे अधिक जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली हिंदी को देश की सभी भाषाओं में संपर्क स्थापित करने के लिए चुना गया है। आज इसको राष्ट्रभाषा या राजभाषा का नाम दिया गया है। महोदय, यहाँ यह उल्लेखनीय है कि विकसित देशों के पास अपने देश की परिस्थितियों के अनुसार एक नहीं अनेक वैज्ञानिक विश्वकोश उनकी अपनी भाषा में उपलब्ध हैं।
जो विकास सामग्री की प्रामाणिक जानकारी के लिए केंद्र बिंदु की तरह प्रेरक का कार्य करते हैं। हमारे देश में पुस्तकालयों में इन विदेशी विश्वकोशों से अलमारियां भरी नजर आती हैं। बिरला ही कोई ऐसा पुस्तकालय होगा जहां भारतीय विश्वकोश प्राथमिकता पर रहे हों। संभवतः इसका एक प्रमुख कारण यह भी हो सकता है कि भारतीय ज्ञान और धरती से जुड़े साहित्य पर विश्वकोशों की दिशा में बहुत कम काम हुआ है। यदि आवश्यकता होती भी है तो लोग अंग्रेजी भाषा के विश्वकोशों से काम चलाते हैं। आप जानते ही हैं कि देश में अंग्रेजी भाषी मात्र 2% के आसपास हैं। अतः देश की विशाल जनसंख्या को देखते हुए इन विदेशी विश्वकोशों से भारतीय जनमानस की आवश्यकताओं की पूर्ति ऊंट के मुंह में जीरा से अधिक कैसे हो सकती है। यदि देश को विकसित देशों के समान 21वीं सदी में प्रगति करनी है तो भारतीय भाषाओं में स्वदेशी वैज्ञानिक विश्वकोशों की रचना की दिशा में विदेशी मोह त्यागते हुए तेजी से कार्य करना होगा। आज यह बात भले ही हास्यास्पद लगे, लेकिन कालांतर में भारतीय वैज्ञानिक विश्वकोश विकास की राह में चलने वालों के लिए मार्गदर्शन मील के पत्थर से कहीं अधिक महत्व के होंगे। यहाँ यह बात भी विशेष उल्लेखनीय है कि महत्वपूर्ण होते हुए भी भाषा का प्रश्न क्षेत्रीयता, संकीर्णता तथा राजनीतिक दांवपेचों में कुछ ऐसा उलझ गया है जो आवश्यक होते हुए भी चर्चा का विषय तो रहता है, लेकिन पूरे उल्लास के साथ फलीभूत नहीं होता। हिंदी में वैज्ञानिक विश्वकोश की रचना की नींव डालने वाले डॉक्टर सत्यप्रकाश ने एक बार ठीक ही कहा था कि किसी भी बात को अपनाए जाने के लिए, चाहे वह पुरानी अथवा नई ही क्यों न हो, राजनीतिज्ञों, वैज्ञानिकों और अर्थशास्त्रियों में से तीनों का सहयोग मिलना आवश्यक होता है। राजनीतिज्ञ वातावरण बनाता है, वैज्ञानिक उत्तम ज्ञान और साधन जुटाता है तथा अर्थशास्त्री वस्तु या विचार को समाज की खरीदने की क्षमता के अंतर्गत लाता है। इनमें से एक का भी 19 होना रास्ते के रोड़ों और खंदकों के समान होता है। भारतीय भाषाओं, विशेषकर हिंदी के साथ भी कुछ ऐसा ही होता रहा है। अध्यक्ष जी, परिवर्तन के इस दौर में एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में विकसित होने के लिए भारत को गतिशील सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की आवश्यकता है। आर्थिक उत्थान का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम आज प्रौद्योगिकी को माना जा रहा है। यह सत्य भी है, इसमें दो राय नहीं है। किंतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेजी से बदलती हुई सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिकी परिवर्तनों की प्रगति की दौड़ में टिके रहने और अपनी अस्मिता को बनाए रखने के लिए हमें प्रौद्योगिकी पर निर्भरता का त्याग कर स्वदेशी संसाधनों के इष्टतम उपयोग पर बल देना जरूरी है। स्वदेशी संसाधनों के समुचित उपयोग हेतु स्वदेशी भाषा माध्यम में तकनीकी ज्ञान का प्रशिक्षण अत्यंत आवश्यक है। अपनी राजभाषा में उच्चानुशीलन, गहन चिंतन और सतत अभ्यास की परम आवश्यकता है। समाज में वैज्ञानिक तेवर लाना जरूरी है, तभी हम प्रौद्योगिकी की उपलब्धियों को जनमानस तक पहुंचाने में समर्थ हो पाएंगे और सही मायने में सामाजिक और आर्थिक विकास कर सकेंगे। इसके लिए हमारी शिक्षा प्रणाली और भाषा माध्यम में आमूलचूल परिवर्तन की निरपेक्ष आवश्यकता है, क्योंकि प्रगतिमूलक आत्मनिर्भरता के लिए ज्ञान विज्ञान का प्रशिक्षण लोक भाषा के माध्यम से प्रदान किया जाना अनिवार्य है, जिससे लोकोपयुक्त प्रौद्योगिकी के विकास पर बल दिया जा सके। इस समस्या का समाधान हमें अपने ही समाज के ढूंढना है। पाश्चात्य देशों से हमें केवल उधार ले सकते हैं, वह भी गैर सामयिक प्रौद्योगिकी, समसामयिक नहीं। विश्व के विकसित देशों की तरह आज भारत में भी साहित्य, समाज विज्ञान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उच्चानुशीलन, शिक्षण एवं शोध आदि की उत्कृष्ट व्यवस्था है। यह अत्यंत हर्ष की बात है कि अपना देश विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, किंतु यह खेदजनक स्थिति है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी की यह प्रगति विदेशी भाषा माध्यम होने के कारण आम भारतीयों से कोसों दूर की चीज है और मात्र कुछ प्रतिशत लोगों की संपत्ति बनकर रह गई है। 100 करोड़ की आबादी वाले इस विशाल देश के मात्र कुछ प्रतिशत लोग अपने अंग्रेजी ज्ञान के कारण इस देश के विकास के अंग बने हुए हैं और एक बहुत बड़ा समुदाय आज अपेक्षित वैज्ञानिक ज्ञान के अभाव में त्रिशंकु की स्थिति में उपेक्षित पड़ा है। उत्पादक जनबल की कोटि में होकर भी बेकार है, औरों पर निर्भर है। इसका दायित्व किस पर है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? विराम। दोस्तों, 170 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन था। बार बार अभ्यास कीजिएगा डिक्टेशन का। मैं हर वीडियो के अंत में यही कहता हूँ, बार बार अभ्यास कीजिए और जितना हो सके अभ्यास कीजिए
और उसको रिपीट भी करें डिक्टेशन को, तो आसानी से आप डिक्टेशन लिख पाएंगे और नई डिक्टेशन को भी फिर आपको लिखने में आसानी होगी। चलिए जल्दी ही अगली डिक्टेशन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।